नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमदर्द एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से HECT वेब टॉक सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। इसके सबसे पहले सेशन तालीम, मुलाजिमत और आलमी वबा मुस्तक़बिल की रोशनी में यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड पेंडेमिक द फ्यूचर अहेड में मैं अर्शिया खातून आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं बतौर स्पीकर मोहतरम डॉक्टर शफीक अहमद, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, एजुकेशनिस्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और डॉक्टर जमील अहमद, चेयरमैन हमदर्द एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हुबली। इन दोनों का मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। इस सेशन में शिरकत फरमा प्यारे तलबा व तालिबात, काबिल एहतराम वालिदैन व असातिज़ा का भी मैं ट्रस्ट की जानिब से इस्तक़बाल करती हूँ। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट सेशन ऑफ HECT वेब टॉक सीरीज़। इत्तला के लिए अर्ज़ है नाजरीन, आप तमाम के माइक्स ऑफ रखे गए हैं। सेशन के दौरान आपके जहन में जो भी सवालात उभर रहे हैं उन्हें चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सेशन के आखिर में सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। सवालात और जवाबात के दौरान आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। हम आप तमाम के माइक्स को अनम्यूट कर देंगे। नाजरीन, तालीम क्या है? तालीम मोहब्बत भी है, अज़मत भी, दुखी लोगों की बेलौस खिदमत भी। तालीम ईमान भी है, नज़्म व ज़ब्त भी, किरदार भी, यकीन भी, ज़िंदगी का रब्त भी। तालीम हिम्मत भी है, अज़्म व अमल भी, बंदगी भी, रहमत भी, लुत्फ़ व फ़ज़ल भी। तालीम तह समुंदर भी, खुला की कहकशां भी, जो सितारों से आगे है वो जहां भी। तालीम हुनर भी है, कसब व कमाल भी, सिराते मुस्तकीम हो तो रिज़्क़े हलाल भी, सिराते मुस्तकीम हो तो रिज़्क़े हलाल भी। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में आला तालीम की अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस दौर मसरूफ़ियत में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मज़ीद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ऐसे में वो तलबा जो SSLC के एग्ज़ाम से फ़ारिग हुए हैं या PUC 1 और 2 यानी 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स पर, इनके वालिदैन और असातिज़ा पर, सब पर एक फ़िक्र लाहक हो गई है। इस आलमी वबा के पस मंज़र में तालीम और मुलाजिमत सवालिया निशान बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? है ना एक मुश्किल सवाल, लेकिन जवाब आसान है। जाहिर है जब अंधेरा हो तब रोशनी की किरण ही उम्मीद देती है, यानी हमें और हमारे बच्चों को सही रहनुमाई, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। आज के हमारे तालीमी, मुलाजिमत और आलमी वबा मुस्तक़बिल की रोशनी में मौज़ू पर आप तमाम से बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ बेहतरीन पीडियाट्रिशियन है बल्कि माहिर तालीम, माहिर नफ्सियात, मुफक्किर, करियर एनालिस्ट, पेरेंटिंग कोच, NLP प्रैक्टिशनर और काउंसलर के तौर पर भी अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर शफीक का अपना एक YouTube चैनल है, नर्चर विद डॉक्टर शफीक, जिसमें आपको बच्चों और नौजवानों की सेहत, तालीम और तरबियत, रहनुमाई का तरीक़ेकार, मौजूदा मसाइल, वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ, दरपेश मसाइल, चाइल्ड हैंडलिंग टेक्निक्स और माशरे की इस्लाह से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद वीडियोज़ दस्तयाब हैं। इलावाज़ी अगर कहा जाए कि डॉक्टर साहब अपने फ़ेसबुक पेज और ब्लॉग drshafeek.com पर मालूमात का ख़जाना फ़राहम करते हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ आपको चाइल्ड केयर, बालिदगी, नशोनुमा, पेरेंटिंग, काउंसलिंग, इम्यूनाइजेशन वगैरह जैसे इंतहाई हिस्सास और अहम टॉपिक्स पर भरपूर जानकारी मिलेगी। इस मुख्तसर से तारुफ के साथ मैं डॉक्टर साहब को
खिताब के लिए मदऊ करना चाहती हूँ। सो लेट मी वेलकम द एक्सीलेंट पेडियाट्रिशियन, brilliant educationist and psychologist, Dr. Shafiq Ahmad. You are most welcome, sir, in HCT Web Talk series organized by Hamdard Educational and Charitable Trust, Hubli. अभी भी पता चला कि आज SSLC या 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है अच्छे नंबर से पास हुए होंगे और आगे जो भी उन्हें कोर्स करना है उसकी तरफ वो प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर हम देखें कि भाई एक तो पैंडेमिक के बाद क्या होगा उसको हम थोड़ा उस पॉइंट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो जनरली हमारे पास होता था कि बच्चा 10th हुआ, 10th के बाद या तो वो साइंस में जाएगा अगर बहुत ज्यादा अच्छा ज़हीन है, चालाक है, थोड़ा जरा कहीं कमी बेशी है तो वो कॉमर्स में जाएगा, अगर वो कहीं कुछ बिल्कुल उतना अप टू डेट नहीं है तो वो जो है आर्ट्स की तरफ जाएगा या फिर वहीं से ड्रॉप आउट होकर वापस चला जाएगा। ये इस अब तक की चीजें होती थी, ये पैंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स भी लेते थे, यानी अपनी तालीम कंटिन्यू करते थे, उन्हें भी 12th होने तक भी कोई आइडिया नहीं होता था कि वो आगे जाके क्या करना। अब उन्होंने 12th कंप्लीट कर दिया, 12th के बाद उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आगे क्या करना है, क्योंकि सबको पता है कि भाई 10th तो करना ही है, 12th भी करना है, फिर आगे ग्रेजुएशन भी करना है। अच्छा, जो साइंस में जाते हैं उन्हें जो बहुत ही ज़हीन है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले रहे हैं, वो या तो मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग कंप्यूटर की तरफ चले जाएंगे, लॉ की तरफ चले जाएंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर जो लोग हैं वो BSc में जाके अटक जाते हैं या फिर उन्हें समझ भी नहीं आता कि क्या करना है, फिर इधर उधर कहीं वो छोटी मोटी जॉब की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह कॉमर्स का हाल होता है आर्ट्स का। हमें जब इंटरव्यूज के लिए बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत से कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन लेके आए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भाई इस ग्रेजुएशन से करना क्या है या फिर इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ कौन सा एप्टीट्यूड की जरूरत है, क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं है, क्या हम इस जॉब के लिए मुनासिब है नहीं है, ये उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है और इंटरव्यू के लिए आते हैं और फेल। और ये जगह जगह इंटरव्यू देते रहते हैं लेकिन कामयाबी नहीं होती है और बहाने बनाने शुरू करते हैं कि फलां ऐसे हैं, हमारे साथ वो होता है, ये होता है। हो सकता है एक फैक्टर होगा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है या नाइंसाफी होती है, हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने आप को इस तरह से तैयार करके जाएं कि भाई हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो वो तब कहीं जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम पूरा करने के बावजूद भी जो है हमारे साथ इस तरह की बातें हुई। तो कहने का मतलब यह है कि हम पढ़ते रहते हैं, हमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस तरह का पढ़ने का आज के जमाने में कोई माने नहीं रखता, खास करके अगर हम आप बात करते हैं पैंडेमिक के बाद की। पैंडेमिक के बाद आपने देखा, पैंडेमिक के दौरान भी आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस शट डाउन हुए हैं, स्कूल कॉलेज ज्यादातर बंद रहे और जो प्राइवेट जॉब्स थे उनको भी काफी नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल जो अच्छे जॉब्स होते थे उनको भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक आया तो जॉब सेक्टर में भी काफी चेंजेस आ गए कि ऑटोमेशन आने लगा कि भाई जो काम कंप्यूटर, रोबोट या कोई मशीनरी कर सकती है वो काम आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो मशीन जो है आपसे बेहतर कर सकती है। तो वहां भी आपके जॉब के मसले हैं। या फिर टेक्नोलॉजी ने एक कदम इसमें आगे बढ़ाया कि वर्क फ्रॉम होम चलने लगा, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, बहुत सी चीजें जो है वो नए नए सॉफ्टवेयर आने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, ताकि अगर लॉकडाउन भी होता है, स्कूल कॉलेजेस बंद भी रहते हैं, ऑफिस कॉलेजेस भी बंद होते हैं, इसके बावजूद भी जो है काम चलता रहे। ये इस बात को मद्देनजर रखकर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करके आगे बढ़े वो फायदे में रहे। जिन्होंने टेक्नोलॉजी से इज्तनाब किया, यानी थोड़ा दूर रहे, झिझक रहे थे, या फिर उन्होंने कहा कि 2-3 महीने का मामला है, बात ठीक हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा, तो इस तरह के लोग जो है वो अपनी नौकरियों से हाथ धोए, या फिर जिन्होंने अभी प्रिपेयर नहीं किया तो उनको जॉब नहीं मिले, और ये आगे भी होने वाला है। तो ये खास करके पैंडेमिक का इफेक्ट। अब आते हैं कि हम बच्चे ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर 10th का एग्जाम का रिजल्ट आया। अब यहाँ हो सकता है
जो बच्चे पास हुए वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो बगैर किसी प्रॉब्लम के वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ड्रॉप आउट होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है बहुत से फैक्टर हों। एक तो होता है कि ये पहली बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, इससे पहले पता नहीं चलता कि बच्चे का रियल एप्टीट्यूड क्या है, वो किसकी सलाहियत क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से प्रमोट होते आता है, खास करके हमारे स्कूलों में होता है। तो बच्चे का रियल पोटेंशियल पता नहीं चलता, जब वो बोर्ड एग्जाम को एक्सपोज नहीं होता तब तक हमें पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब यह है कि 10th तक आने तक जो है बच्चे का रियल पोटेंशियल मालूम नहीं होता। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक तो होता है कि ओवर क्राउडिंग होने की वजह से टीचर जो है सारे बच्चों को उतना असेस नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चे कम हैं लेकिन टीचर के अंदर वो ट्रेनिंग नहीं हुई है कि बच्चे के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें, उसकी जो डिफिकल्टीज है उसको आइडेंटिफाई करें, और जहां रेफरल की जरूरत है वहां रेफर नहीं किए। ये सारे मामला जो है टीचर के साथ हो सकते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि टीचर ने आइडेंटिफाई किया है कि भाई फला फला बच्चे को कुछ लर्निंग प्रॉब्लम है, इसको कुछ स्पेशल अटेंशन की जरूरत है या स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। तो जब वो पेरेंट से बात करते हैं तो पेरेंट में भी फैक्टर आ सकता है कि भाई नहीं, मेरा बच्चा तो ठीक है, मेरा बच्चा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है स्कूल में प्रॉब्लम हो या टीचिंग में प्रॉब्लम हो, फला फला टीचर जो अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन हमारा बच्चा ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो भी एक फैक्टर होता है पेरेंट के अंदर। पेरेंट मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भाई उनके बच्चे में कुछ लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक फैक्टर हो सकता है। चलिए, अगर ये भी फैक्टर नहीं है तो पॉवर्टी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, तो लोग आगे जो है फीस देना नहीं चाह रहे या नहीं दे पाते हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। या फिर घर में हालात ऐसे हैं कि अगर ये बच्चा कुछ काम न करे तो घर का घर चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर कोई फर्दर हायर एजुकेशन के लिए, मसलन 11th 12th या डिग्री कॉलेज के लिए, वहां आपके कोई ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है या तालीम इदारा नहीं है जहां पर आप जाके अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे आप ड्रॉप आउट। हम अक्सर ये समझते हैं, या फिर आप कोई सरकारी मुहिम को आप देखेंगे या कोई एनजीओ की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको आप मद्देनजर रख के देखेंगे तो अक्सर ये देखते हैं कि भाई किसी तरह से उनको एनरोल करना है। ठीक है, हाँ ये भी अच्छी बात है कि भाई मोटिवेट करके उनको एनरोल कर, ठीक है, लेकिन भाई वो रियली ड्रॉप आउट क्यों हुए, वो हमें जरा पता करने की जरूरत होती है। एनरोल करना तो एक फैक्टर हो गया कि भाई हाँ ठीक है, आपने उनको लाके नाम दाखिला करा दे, लेकिन वो क्या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको, जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों को लिखे हुए हरूफ समझ नहीं आते, या फिर कुछ बच्चों को लिखने में दुश्वारी होती है, बी का डी लिखते हैं, 3 का उल्टा ई की तरह का लिखते हैं, या डब्ल्यू को एम की तरह लिखते हैं। इस तरह से कुछ लिखने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर कुछ बच्चों को मैथ्स की प्रॉब्लम होती है। अगर आप मैथ्स को छोड़ेंगे तो बिल्कुल ही ब्राइट स्टूडेंट है वो, मतलब यानी दूसरे घर में जो है वो काम काज ठीक कर रहे हैं, बातें खेल कूद सब कुछ ठीक है, जहानत भी ठीक है, लेकिन जब मैथ्स पे आते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की जो अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं ये टीचर को आइडेंटिफाई करनी होती हैं। या इवन अगर पेरेंट्स को भी लग रहा है कि भाई मेरे बच्चों को फलां फलां सेक्शन ऑफ एकेडमिक्स में जो है डिफिकल्टी है, तो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसको एड्रेस जब हम करते हैं, क्योंकि उसका एक अलग तरीका होता है, बाकायदा स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से इस तरह के जो सो कॉल्ड स्लो लर्नर्स होते हैं उनको कैसे डील किया जाता है। तो ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये अगर हम कर पाते हैं तो फिर वो एनरोल करने का फायदा होता है। वरना खाना पूरी करने के लिए हम एनरोल करते हैं तो वो बच्चा आगे जाके फिर ड्रॉप आउट होगा वहां से, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एनरोल करना जहां जरूरी है वहां ये भी देखना जरूरी है कि वो पहले स्टेज में ड्रॉप आउट ही क्यों हुआ है। ठीक है, तो जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते हमारे लिए मेरे ख्याल में रिजल्ट जो है उतने फ्रूटफुल नहीं होते। अब समझेंगे भाई नहीं, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है, लेकिन जो है फॉर सम रीजन मोटिवेशन नहीं हुआ है। अच्छा, जब मोटिवेशन नहीं हुआ तो फिर यहाँ हमारा जो एनजीओ काम कर रही हैं उनका रोल आता है कि भाई तालीमी बेदारी मुहिम चलाएं कि भाई आज के ज़माने में जहाँ इवन ग्रेजुएशन इज नॉट सफिशिएंट, मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, अदर प्रोफेशन में भी शायद यही होगा कि अगर डॉक्टर सिर्फ ग्रेजुएट है तो आजकल बोलेंगे अच्छा वो किस चीज़ में स्पेशलाइज किए हैं लोग, ये आम लोग बात है।
ठीक है ना। फिर सुपर सुपर स्पेशलाइजेशन एक अलग चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इवन सिर्फ ग्रेजुएशन भी जो है आज के जमाने में काफी नहीं। तो जहां ऐसी हालत में हम रह रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए अगर आप 12th भी नहीं करते हैं या 10th भी नहीं करते हैं, तो कितना मुश्किल होगा आपको जॉब मिलना, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है, यानी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन नहीं होने की वजह से या फिर उसकी इंपॉर्टेंस या अहमियत नहीं मालूम होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट में वो बेदारी, वो शऊर नहीं है कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि भाई आपको पेट को मार कर भी जो अगर जो है आपके बच्चे को पढ़ाना पड़े तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके बच्ची की जहेज में अगर कुछ कम करके देना भी पड़े तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बच्ची की पढ़ाई पे ध्यान दें। इस तरह के आप नारे सुनते होंगे, और वो सही है कि भाई तालीम की जब अहमियत हमें पता चलती है तो फिर अकॉर्डिंगली हम अपने अखराजात जो है एडजस्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं साहब हमें बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा से अच्छा घर चाहिए, हम शादियों में अच्छा खर्च करेंगे, लेकिन जब स्कूल की फीस आती है, अच्छे स्कूल में डालने का मामला आता है, तो फिर हम थोड़ा पीछे हटते हैं। तो फिर आप इमेजिन कीजिए कि आने वाला जनरेशन, हमारे आने वाली नस्ल क्या होने वाली है। तो हमारी प्रायोरिटीज भी जो है एज ए पेरेंट वो हमें सेट करने की जरूरत है, खास करके ऐसे जमाने में जहां अब जब पैंडेमिक के बाद जो है खास करके जो बहुत से जैसे आई थिंक 10th एंड 12th काफी या इवन 11th के भी जो है प्रमोट हुए हैं बच्चे, ठीक है। इस तरह का मामला बहुत से इंस्टीट्यूशंस में हुआ है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा कम परफॉर्मेंस वाले बच्चे भी जो है वो प्रमोट होकर आगे आएंगे। तो ये है कि जो कंपटीशन पूल होता है उसमें बहुत से कैंडिडेट्स जमा हो जाएंगे पहले की बनिस्बत। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो फिट है उसी को जॉब मिलेगी। अब आपने कोई अपनी स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया और किसी तरह से प्रमोट होकर आ गए मार्केट में, तो जो भी वहां फिट होगा डेफिनेटली उसी को जॉब मिलेगी, बाकी वालों को नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब है कि कंपटीशन का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो पास होने से या प्रमोट होने से हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमें आगे ढकेला गया है, पर आगे जाके आपको जो खाई नजर नहीं आ रही है फिलहाल, वो हमें जाके आगे फेस करना पड़ेगा। पास तो हो गए लेकिन हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जो जॉब मार्केट में रिक्वायर्ड है, जो वहां जरूरत है, उसकी तरफ हमने अपने आप की तैयारी नहीं की। तो ये हमें जहन में रखने की जरूरत है कि हमारे बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, किसी तरह से जो है गवर्नमेंट फीस नहीं पूछ रही है, चलो चल रहा है मामला, ये आप ये कागज का जो टुकड़ा है, जो डिग्री है, इससे लेके आप जॉब मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। खास करके अगर हमने किसी हुनर पे ध्यान नहीं दिया, कोई स्किल्स पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये जो है सिर्फ 10th या 12th करके हम समझेंगे कि भाई और बगैर कोई स्किल के हम इस दुनिया में कॉम्पीट कर पाएंगे, आज के माहौल में ये बहुत ही मुश्किल काम है। कल को रोने से बेहतर है कि हम आज ही बेदार हो जाए। अच्छा, जो बच्चे 10th एंड 12th के बाद समझो डिसाइड करते हैं कि भाई उनको फलां फलां स्ट्रीम में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तब भी उनके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई वो आगे चल के करना क्या चाहते हैं। जब ये प्लानिंग ठीक नहीं होती है तो फिर वो ग्रेजुएशन भी करके जो है फिर वो डायरेक्शन लेस होते हैं कि उनको पता नहीं कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें होता है कि अपना इंटरेस्ट क्या है पहचाने, अपने स्किल्स एंड एप्टीट्यूड क्या है वो पहचाने, अपना पेरेंट का सपोर्ट इस मामले में कहाँ तक है, कैसा है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके अतराफ के माहौल में इस तरह के इंस्टीट्यूशन है नहीं है, ये सारा अगर हमें पता हो तब कहीं जाकर हम कोई फैसला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, ये मेरा शौक है, दिस इज माई इंटरेस्ट, लेकिन अगर मेरी हाइट इतनी छोटी है कि मैं वहां जाते ही बाहर से ही मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, या फिर मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे वो फूक के बाहर फेंक देंगे, ठीक है, तो यहाँ तो वो हालांकि मुझे शौक है लेकिन मेरी एप्टीट्यूड और स्किल जो है वहां पर वो काम नहीं आ रही है। या फिर चलो पर्सनली तो ठीक है लेकिन वहां जाके मैं जो है वो किसी को ऑर्डर मानता नहीं हूँ, ठीक है। अगर मेरी ये नेचर में है, मेरे एटीट्यूड में है, तो मैं वहां एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। हालांकि मुझे शौक है, मेरी पर्सनैलिटी है, लेकिन एटीट्यूड वहां ठीक नहीं होने की वजह से मैं वहां फिट नहीं हो पाऊंगा, वो दूसरे दिन ही मुझे भगा के भेज देंगे वहां पर। तो ये जो मिसमैच होता है आपको जिंदगी में काफी ट्रबल देता है। आप बहुत अच्छे से अच्छी जॉब में लग भी जाएंगे लेकिन आप ज्यादा इधर वहां खुश नहीं रह पाएंगे। जब वहां खुश नहीं रह पाएंगे तो आपको जहनी परेशानी शुरू होंगी, फिर घरेलू मामलात में जो है आप परेशान होने से, फिर घरेलू मुश्किल जब शुरू होती हैं तो तलाक और झगड़े बच्चों के, फिर आप जो मुश्किल
अदवार से आप गुजर कर आए हैं, ये आप अपने बच्चों के साथ भी करेंगे। तो ये एक साइकिल, विशेष साइकिल होता है जो हम रिपीट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे 9, 10, 11, 12 के होते हैं, ये अपना एक थोड़ा साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो लेने की जरूरत होती है। थोड़े साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, वो कुछ सवालात पूछते हैं जिससे आपकी साइको एनालिसिस होती है, आपकी आपका जहन जो है किस तरफ है, आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी एप्टीट्यूड क्या है, उससे थोड़ा अंदाजा लगता है। जहां तक स्किल्स की बात है, वो ट्रेनेबल माइंड जो होता है, टीचेबल माइंड जो होता है, उसमें जो है वो वक्त के साथ आदमी सीख जाता है। मिसाल के तौर पर जब कोई बच्चा मेडिकल मतलब पीयूसी 12th साइंस में जब लेके जब मेडिकल एंट्रेंस में जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो मेडिकल की सारी नॉलेज जानता है, नहीं, बट उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो सीखना चाहता है। वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग फील्ड उसने सिलेक्ट किया है, तो वो अपने आप को उसी तरह ढाल लेता है कि हाँ मुझे सीखना है, और इस लाइन में जो भी आएगा मैं सीखूंगा। थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये अगर वो मान के चलता है, तो फिर वो आदमी वक्त के साथ स्किल सीख लेता है कि भाई बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, जब सर्जरी की जाती है तो क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो उसको सिखाया जाता है, वो स्किल्स वहां से लर्न करता है। तो वो लर्नेबल या टीचेबल माइंड होता है, तो बच्चा सीख लेता है। तो स्किल्स जो है कुछ हद तक हम उसको वहाँ अलाउंस दे सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जो है वो बच्चे के अंदर होना चाहिए कि भाई फलां फलां जॉब के लिए, फलां फलां पेशे के लिए मेरी पर्सनालिटी सूट होती है, मेरा इंटरेस्ट वहाँ है, मेरे पेरेंट्स इस मामले में सपोर्ट करेंगे, मैं आगे जाके इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, इसके अंदर मेरा पैशन है, इसका जुनून है, मैं इसमें जो है आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये अंदर से वलवला जब तक नहीं होता, आप शाइन नहीं हो सकते। नाम को तो आप ज्वाइन कर लें, कहीं ना कहीं आप जॉब मिल जाएगी, लेकिन नहीं आप उसमें खुश रहेंगे, नहीं आप उसमें कोई और परफॉर्मर के जैसा शाइन होके बाहर आएंगे। तो ये जब हमें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, या फिर हम आगे कोई कामयाब प्लानिंग नहीं कर पाते। अब जब प्लानिंग की बात करते हैं, तो फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे कैसे बचना है, और कौन सी फील्ड के लिए कहाँ से मदद लेनी चाहिए, ये सारे बहुत से अलग से डिस्कशन हैं। यहाँ पर मैं एक आध बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उन्हें यहाँ थोड़ा एक मैसेज देने की जरूरत है कि बच्चा जस्ट बिकॉज वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा स्कूल में, आप उसको ऐसा मत करेंगे ये बच्चा जो है बिल्कुल ही नाकारा है, नहीं, उसकी असल प्रॉब्लम क्या है देखें। हो सकता है बच्चे स्कूल में बच्चे को सता रहे हों कोई दूसरे बच्चे, या फिर जो है किसी दोस्तों के साथ दुश्मनी हुई है, वो जाना नहीं चाहता है, या फिर उसको कुछ लर्निंग प्रॉब्लम है, उसको जो देखने में मुश्किल है, उसको सुनना ही नहीं देता ठीक से, वो उसको क्लास में पीछे बिठाते हैं, टीचर कुछ बोलती नहीं है तो उसको समझ में नहीं आता है, या फिर उसकी घर में हस्बैंड यानी शोहर और बीवी के बीच में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं कि बच्चा जो है वो फोकस नहीं पा रहा, वो मेंटली डिस्टर्ब है, रात में ठीक से सो नहीं पाता है। जब वो सो नहीं पाता है तो फिर वो क्लास में सोता रहता है, जब क्लास में सोता रहता है तो टीचर की डांट पड़ती है, फिर वो नेक्स्ट दिन वो जाएगा नहीं स्कूल। ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि हमें उनके एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारा बच्चा एकेडमिकली क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप जहां पर किसी बच्चे को नाकारा कहने से पहले ये थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है कि भाई हमारे बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कहीं उसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, कहीं उसको देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, सुनने में तो प्रॉब्लम नहीं है, या कोई उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई स्पेशलिस्ट के पास दिखाने की जरूरत है, बच्चों के डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत है, चेकअप कराने की जरूरत है, ताकि उसकी जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है उसी ट्रीटमेंट से बच्चे को नॉर्मल कंडीशन में बहाल किया जा सके। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है इससे पहले कि हम किसी बच्चे को नाकारा बोल के लेबल कर दें। दूसरी बात जो यहाँ हम जहन नशीन करने की जरूरत है वो ये है कि जब आप 8, 9, 9 खास करके 9, 10, 11, 12 में जब होते हैं तो आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लें, आप अपनी जो है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का जो है वो टेस्ट लें, डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से जो है आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं ताकि आप पूरे एफर्ट के साथ आप आगे बढ़ सकें। तीसरा जो है, जो बच्चे आगे चल के ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, जॉब भी करना चाहते हैं, तो उन्हें जॉब मार्केट में जो है काफी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पुराने जो हम बीए बीएससी करके जॉब ढूंढते थे वैसे आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे। आप एमबीए भी किए हैं तो कभी आपको जॉब नहीं देगा जब तक के मार्केट के नीड्स की जो स्किल्स जरूरत होती है वो हमारे अंदर नहीं है।
चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, जो भी हो, ठीक है। जब तक वो हम अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं करते, हमें जॉब नहीं मिलने वाली। एक, चलिए अब आप देखेंगे कि भाई सिर्फ हम जॉब की ही बात नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों में बिजनेस करने की एप्टीट्यूड ज्यादा हो, यानी वो एंटरप्रेन्योर ज्यादा बनना चाहते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बिजनेस कर रहे हो, या किसी को उन्होंने देख के इंस्पायर हुआ कि भाई हाँ मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है। इनफैक्ट आप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है, नेगोशिएशन स्किल है, आपकी सेल करने की स्किल है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, कस्टमर के साथ जो रैपो बिल्डअप करना है उसकी जरूरत होती है, ठीक है। इनिशियल जो कोई भी आप बिजनेस प्लान सोचते हैं, ठीक है, उसके लिए कैपिटल कैसे कहाँ से लाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढेंगे, उनको कैसे नेगोशिएट करेंगे उनके साथ, ये सारे स्किल्स जो हैं वो बिजनेस के लिए जरूरत होते हैं। इस तरह के हम जब डेवलप करते हैं तो हम कहीं जाके अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको शुरू में बहुत ही बड़ा कैपिटल चाहिए कि भाई आप बिजनेस शुरू करने के लिए जब तक पैसे हैं तो नहीं नहीं, आप छोटे से शुरू करके बड़े पे स्केल अप कर सकते हैं। और एक चीज जो है मैं यहाँ आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे ऑलरेडी लर्निंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, यानी समहाउ वो 10 तक आ गए हैं, अब बोर्ड में या तो समहाउ पास हुए हैं या फिर कम मार्क्स से पास हुए हैं या पास होने में नाकाम हुए हैं, ठीक है। इनके अपने इश्यूज हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, अब तक रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं, किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन अब जो है इस तरह के हालात से वो पेश हैं। तो यहाँ पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि ऐसे बच्चों को हम अभी भी जो है देर नहीं हुई है, आइडेंटिफाई करें कि भाई बच्चे का रियल इंटरेस्ट क्या है, बच्चा किस चीज में अच्छा इंटरेस्ट से काम कर सकता है। कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देके उनको जो है काम पे लगाया जा सकता है, या फिर उन्हें कोई छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट लगा के दे सकते हैं। हो सकता है बच्चे उसमें अच्छा छोटा मोटा आप क्या बोलते हैं आप उसको, फास्ट फूड वाला होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, या फिर कोई टेलरिंग का शॉप अच्छे से आप उसको प्लान करके दे सकते हैं, या फिर कुछ मशीनरी का काम वो बच्चा अच्छे से कर सकता है। क्योंकि अक्सर ये बच्चे जो है सिर्फ रीडिंग राइटिंग का इनको प्रॉब्लम होती है, वरना ये ऑडियो ऑडियो लर्निंग से बहुत अच्छा सीखते हैं। या फिर कैनेस्थेटिक लर्निंग, जैसे मतलब कुछ मशीनरी काम है जो आप करके वो सीखते हैं, ठीक है, इस तरह के काम में बहुत माहिर होते हैं, टेक्निकल माइंड उनका बहुत ज्यादा तेज होता है, सिर्फ उनको लिखने या पढ़ने से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ठीक है साहब, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है, अब तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, देर हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें खामखा किसी तरह से एनरोल करके फिर पीयूसी का 1 साल गंवाएं, फिर पीयूसी का 2 साल गंवाएं, फिर पीयूसी बोर्ड में फिर वही मसला आ गया। इस तरह वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम उन्हें कोई एक वोकेशनल ट्रेनिंग वाला कोर्स सिलेक्ट करें और उसको शुरू से ही उस तरफ लगाएं कि बच्चा ज्यादा वक्त बेकार गुजारे बगैर जो है वो पेशे की तरफ आ जाए, जॉब की तरफ आ जाए, ठीक है। तो इसमें कोई झिझक महसूस करना या कमतरी महसूस करना, एहसास कमतरी से शिकार होना, ये मेरे ख्याल में होने की जरूरत नहीं है। ये आपका अपना बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, इसको कोई एक स्किल आप सिखा दें। खास करके पैंडेमिक के जमाने में बहुत से जॉब्स जाने वाले हैं और जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ एक कोई एक स्किल का होना जरूरी है। कोई भी स्किल आप किसी को छोटा मत समझिए, आप ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए या किसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पास भेजिए, या छोटे जो वोकेशनल ट्रेनिंग आईटीआई के कोर्सेज होते हैं या इस तरह के जो टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं वहां पर किसी तरह से ये, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया में एक्सपीरियंस के लिए भेज दें। इस तरह से किसी न किसी एक हुनर में आप उनको माहिर बना देते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं आगे चल के वो बन। और बहुत से मैं एक मिसाल देते हुए थोड़ा मैं पॉज लेना चाहूंगा, वो ये कि एक जब मैं नया नया सऊदी अरब गया था तो उस वक्त एक लड़का आया था, उसने 12th किया हुआ था। वैसे मेहनती बच्चा था, लेकिन वो वट एवर दी डोमेस्टिक सिचुएशन, घर की जो हालात थी, इस वजह से जो है वो आ गया था। समहाउ उसने एक आईटी में कुछ टेक्निकल कोर्स किया था, जो एडअप कोर्सेज होते हैं, टॉप अप कोर्सेज, जो उस तरह का टेक्निकल खास उसने कोर्स किया था। हालांकि उसके पास ग्रेजुएशन नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जब वो आया था तो वो डॉक्टर की सैलरी से डबल सैलरी लेता था। एक बच्चा 12th किया है, सिर्फ टेक्निकल कुछ कोर्स उसने किया था एडिशनल, उस बेसिस पे जो है उसको एक डॉक्टर से डबल सैलरी मिलती थी। तो इमेजिन कीजिए कि उसने ग्रेजुएशन नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई खास महारत रखते हैं किसी काम में तो दुनिया आपको सल्यूट करती है।
ठीक है, सिर्फ आप डिग्रियां लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपने 10th किया, 12th किया, बैचलर डिग्री मिल गई, उसके बाद अगर आपके पास कोई खास स्किल नहीं है तो फिर आप जनरल पूल में हैं, आप कॉम्पीट करते रहेंगे, आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। तो बेहतर यह है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आप किस चीज में शौक रखते हैं, आप किस चीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो कोर्स को पहले से ही अगर आप डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चलते रहें, तो विद इन नो टाइम यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट, एंड फिर आप उस पर चल सकते हैं। आपने यहाँ देखा होगा नीचे साइड में मैंने कैरियर रेंजर का जो लोगो लगा है उसके नीचे लिखा हुआ है पैशन टू प्रोफेशन। ठीक है, तो जिस चीज में आपको जुनून है, शौक है, आप उसको, आप अगर आप अपनी जॉब बनाते हैं, प्रोफेशन बनाते हैं, तो फिर आप इसमें थकावट महसूस नहीं करते। आपको कोई पढ़ो बोल के बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद उठ के बैठ के पढ़ने लगेंगे, चाहे दिन हो रहा तो आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे, क्यों? आपको जुनून सवार है आपके ऊपर। आपके 4 घंटे काम के, 8 घंटे, 12 घंटे काम के, कोई थकान नहीं हो रही, क्यों? ये आपका अपना पैशन है। जब ऐसा नहीं होता है तो फिर आप जो है उस फील्ड में न शाइन हो पाएंगे और न ही खुश रह पाएंगे। तो अपना जो पैशन है, अपना जो जुनून है, अपना जो शौक है, उसको आप प्रोफेशन में या जॉब में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। उससे जो है ज्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। मेरे ख्याल में सवालात के लिए थोड़ा टाइम देना है, इसलिए तो मैं पॉज लेता हूँ। डॉक्टर जमील साहब। अर्शा मैम, आर यू देयर? जी डॉक्टर साहब। जी, मेरे ख्याल में थोड़ा वन साइडेड लंबी बात हो जाती है, तो थोड़ा मैं पॉज लेना चाह रहा हूँ। अगर कोई खास आप कोई पॉइंट चाह रहे हैं तो उस पर मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, वरना सवाल जवाब हो सकती है। जी जी जी। अक्सर देखा गया डॉक्टर साहब कि जो ड्रॉप आउट होते हैं या फिर जो 10th में है या 12th में है, रीजंस कोई भी हो सकता है, जैसे आपने गिनवाए हैं बहुत से रीजंस हो सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि वालिदैन या बच्चे समझते हैं कि 10th के बाद वो एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कि एक बिजनेस का एक अलग रोल है कि आप हायर एजुकेशन के बाद एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज एंटरप्रेनर, एक अपनी जगह है। और दूसरी जो चीज़ है कि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे के 10th में ड्रॉप आउट हो जाते हैं और अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस ड्रॉप आउट और बिजनेस में एक अपना आला तालीम या हायर एजुकेशन क्या कैसा रोल रहेगा? डॉक्टर जमील साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं उसको एक मिसाल से समझाना। हमारी माली हालत जो है उतना वो नहीं थी कि मैं और आगे पोजीशन कर पाता एट दैट मोमेंट। तो इमिडिएटली मैंने जॉब करना शुरू कर दी। तो फिर वक्त के साथ मुझे अंदाजा हुआ कि भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते काम करते करते जो है हमने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है ना, फिर वो यूके एग्जाम्स लिए, फिर इस तरह से जो है अपने आप को अपग्रेड करते रहे। फिर जमाने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने देखा कि नहीं, हाँ हमें ये भी करना चाहिए, फिर हमें इसमें भी ट्रेन होना चाहिए, फिर आगे इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज कोई जॉब में एंटर हो रहा है या कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तालीम को स्टॉप कर दें। नहीं, ठीक है, आपने जॉब शुरू करने में या बिजनेस शुरू करने में जल्दबाजी इसलिए की है कि भाई आपको लगा कि भाई हाँ ये मेरे लिए लाइन ठीक है। लेकिन जो हायर एजुकेशन से जो जहन बदलता है, जो आपका जो थिंकिंग हॉरिजॉन है, भाई आप सोचने का जो अंदाज होता है, आपका जो वसी नज़र जिसको आप कहते हैं, वो उसी वक्त आती है जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कुछ हायर एजुकेशन पे आप अपना हाथ साफ किए हैं, तब कहीं जाके वो आती है। वरना पैसे तो आपके पास किसी बिजनेस से आ सकते हैं, भाई आप स्मगलर्स भी आपसे ज्यादा अमीर होंगे, लेकिन वो एजुकेशन वाला मामला नहीं होता वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जॉब स्टार्ट करें, लेकिन आप एजुकेशन को आप डिसकंटिन्यू न करें, ये हमारी दिली ख्वाहिश है और रिक्वेस्ट भी है। सही डॉक्टर साहब। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि जो 10th और पीयूसी में जो ड्रॉप आउट होते हैं, सबसे पहली बात इसे कम कैसा किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अगर आप शुरू में मैंने जब ड्रॉप आउट के जो फैक्टर्स गिनवा रहे थे, उसमें मेरे ख्याल में लोगों को अंदाजा लगा होगा कि भाई कहाँ कहाँ किसकी किसी जिम्मेदारी है। एक तो ये होता है कि कहीं पर भी जो है शुरू शुरू में बच्चे का इसमें दोष नहीं होता। ठीक है, अनलेस वो कोई बुरी सोहबत में गिर गया है और आगे पढ़ना नहीं चाहता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप देखेंगे
मिसाल के तौर पर घर में शौहर बीवी के मामला तो ऐसे हैं कि बच्चे को घर में सुकून नहीं है, वो सेफ फील नहीं करता है, ठीक से सो नहीं पाता है, तो ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। इससे बच्चा भी जो है थोड़ा बहुत बेजार हो जाता है, बुरी सोहबत में जाने लगता है, फिर वहां से जो है स्मोकिंग से लेके अल्कोहल से लेके बुरी आदत में पड़ता है, फिर वो डिसकंटिन्यू कर देता है एकेडमिक्स। ठीक है, ये एक होता है। फिर क्लासेस बंक करने शुरू करते हैं, क्लासेस छोड़ के फिल्मों में जाने लगते हैं बच्चे। फिर इस तरह से एक एक बुराई के पीछे एक बुराई के पीछे जो है बच्चा वो कहीं ना कहीं दूर निकल जाता है। लेकिन आप उसको एनालाइज करके देखेंगे शुरुआत कहाँ से भी, घर से भी। तो एज ए पेरेंट यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है एक। दूसरा, जब बच्चा कोई एकेडमिक डिफिकल्टीज फील कर रहा है, तो जहाँ टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे बच्चे में रियल प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई टीचर फीडबैक देती है या फिर अगर नहीं भी दे रही है, तो ये एज ए पेरेंट जो है थोड़ा टीचर के संपर्क में रहें, रब्त में रहें कि भाई हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, उनके असेसमेंट कैसे हो रहे हैं, उनके जो टेस्ट होते हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, ताकि उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन में आसानी पैदा हो कि भाई हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें इसको इस तरह से अलग से डील करना। तो ये पेरेंट्स की और जिम्मेदारी बढ़ती है। टीचर की जिम्मेदारी होगी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफाई करने के बाद अप्रोप्रिएट रेफरल की बात होनी चाहिए, यानी पेरेंट को आप समझाएं कि भाई देखो हमने ये ऐसा महसूस किया है, तो बेहतर है आप कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप बताएं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास बताएं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास बताएं, जो भी है। तो उस हिसाब से हमारे टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई कैसे उसको आइडेंटिफाई करें इस तरह के बच्चों को जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ताकि वक्त के रहते हम उनको रेफर कर सकें। ये हो। अब आगे बढ़ते हैं कि एज ए कम्युनिटी जो है, एज ए सोसाइटी, हमारे यहाँ बहुत कम स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स कम होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो मुझे याद पड़ता है कि हम जब प्राइमरी सेकेंडरी में थे, तो हमारे साथ ऐसे ऐसे बच्चे थे, जब मैं एनालाइज करता हूँ मेडिकली तो मुझे ताज्जुब लगता है कि मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ जो इस तरह के बच्चे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो खराब थे, मैं अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं था कि ऐसे बच्चों को अलग से ट्रेन किया जाए। और अभी भी मेरे ख्याल में वो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि भाई स्पेशल एजुकेशन नीड के जो बच्चे होते हैं उनको कैसे डील किया जाए। हमारे सोसाइटी के अंदर स्पेशल एजुकेटर्स हम क्रिएट करें, ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत उतना कॉमन नहीं है। तो यहाँ हमें एज ए कम्युनिटी ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि भाई हम बड़े बड़े शादी हॉल बना के बड़े बड़े शादियों में जो है लाखों खर्चा करते हैं, रास्ते पे जो है बर्थडे पार्टीज कर रहे होते हैं, जिनके पास चप्पल पहनने पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, वो रास्ते पे खड़े होके केक काट के हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। अब ये हम ऐसा पैसा उड़ाएंगे तो भाई एजुकेशन के लिए पैसे कहाँ से? भाई आप एज ए कम्युनिटी थोड़ा सर जोड़ के बैठे, मुतवलियान बैठे हैं, आपके जो शहर के इदारे के मिली इदारों के अंजुमन जो भी होते हैं, तो वो सर जोड़ के बैठेंगे भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम दुनिया से कितने पीछे हैं, दुनिया की इस तेज दौड़ में हम अगर हम कॉम्पीट करना चाहते हैं तो हमें किस तरह से हमें कोप अप करना चाहिए। तो ये अगर जब कुछ करते हैं तो एज ए कम्युनिटी वहां भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चे जो है हमसे लापरवाह हो रहे हैं, और उसका नुकसान जो है हमें आने वाले दिनों में देखना। नाजरीन, अगर आपके जहन में कुछ सवाल उभरता है तो राइज हैंड कीजिए अपना हैंड, तो अनम्यूट किया जाएगा, आपका सवाल लिया जाएगा और डॉक्टर साहब आपका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेस कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अपना सवाल बताएं, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा लोगों को दुश्वारी हो सकती है, तो आप वो रिस्ट्रिक्शन निकाल देंगे तो वैसे भी थोड़ा खत्म हो रहा है, तो जो भी लोग सवाल पूछना चाहें जी तो जी जी। पूछ सकते। कुछ नहीं तो आप
पॉइंट जो हाईलाइट करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो उस पर आप रोशनी डाल सकते हैं, ताकि लोगों को कुछ टाइम दिया जाए सवाल प्रिपेयर करने के लिए। हाँ नाजरीन, अगर रियली you कोई can- सवाल नहीं तो फिर जी, वी कैन वाइंड अप। जी। नाजरीन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक सवाल है कि इस पैंडेमिक में बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा है ऐसे इंसान जिंदगियों को, लेकिन साथ में अगर हम देखेंगे इसका दूसरा जो पहलू है, बहुत सी टेक्नोलॉजी आई है इस साल 1.5 साल में, जो बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी। खासकर एजुकेशनल टूल्स आए हैं, एप्स आए हैं। चूंकि अभी हम कह सकते हैं कि ये जो जनरेशन है, ई जनरेशन, जी। तो बहुत से जो बच्चे हैं कहीं भी देखो, इरेस्पेक्ट ऑफ कास्ट क्रीड एंड वो अमीर है गरीब है, सभी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और अपना फ़ोन लेके बैठा है। जी। ज़्यादातर वो गेमिंग होते हैं, तो वहाँ पर भी गेमिंग के पीछे भी एक साइंस है, एक इंजीनियरिंग है, एक टेक्नोलॉजी है। जी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखेंगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत से ऐप आए हैं जो एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ जी। पर आप किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चों के इस तरह के ऐप, जैसे कोडिंग का है या फिर कोई नए स्किल्स डेवलप करने का है, तो इस तरह से बच्चों की इस तरह से रागिब किया जाएगा कि ये जी। सेल्फ लर्निंग भी हो जाएगा अपने तरफ से। इस पर जी। थोड़ी रोशनी डालिए। जी। एंड्रॉयड पे जाने से पहले मैं एक मिसाल यहाँ देना चाहूँगा, ताकि लोग ये ना समझे कि भाई अगर सिर्फ मोबाइल हो तो हम कुछ कर सकते हैं। उसमें ये है कि बहुत से लड़कियाँ या इवन लड़के भी अगर महारत रखते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि उनके हाथ में जो है काफ़ी जादुई पकवान हो जाता है, यानी उनके रेसिपीज जो होते हैं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इस टैलेंट को एक्सप्लॉइट करना उनको पता नहीं होता। ठीक है। जी। अब जरूरी नहीं कि आप होटल लगा के काउंटर पे बैठे, जरूरी नहीं कि आप ढाबा लगा के बैठे, नहीं, आप घर से ही आप केटरिंग कर सकते हैं। बहुत से ऑर्डर लेके आप इवन केक्स बनते हैं, जो भी आपके सालन के जो डिशेस होते हैं वो आप ऑर्डर लेके कर सकते हैं। आपको कहीं घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, लोग आके लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं तो तरीके बहुत हैं। ठीक है। इसमें ऐप फिल करने की जरूरत नहीं, आप अपने पर्दे के हिसाब से आप रहते हुए बहुत से काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पैंडेमिक की वजह से शोहर की जॉब चली गई, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से हस्बैंड जो है जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है। तो घर में बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन उनकी जो है पकवान में जो है हाथ अच्छा है उनका, या फिर टेलरिंग में अच्छा है, तो आप घर बैठे जो है ऑर्डर ले सकते हैं। लोगों को आप व्हाट्सएप के जरिए बता देंगे भाई हम फलां फलां जो है सर्विस देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, जब आप हलाल कमाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें ऐप कैसा फील करना है। कहने का मतलब यह है कि भाई जब तक हम थोड़ा बहुत उस डायरेक्शन में कोशिश नहीं करते, अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर हमें अपने आप को गरीब बोलने का कोई हक नहीं बनता। कि भाई अल्लाह ताला ने सबको वही बॉडी दी है जो अमीरों को दी है, सिर्फ वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करके टाइम यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़ना ये जानते हैं, बस यही फर्क होता है। ठीक है। अगर आप अपना पैसा जो है सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो सही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वो आप बचत नहीं करते हैं तो वो बचत करते हैं। अगर आप सिर्फ बचत करते हैं तो वो बचत के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक है। आप शादियों में पार्टियों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो वहां टाइम वेस्ट नहीं करते, वो कहीं और जो है अपने अपस्किलिंग जिसको हम बोलते हैं कि भाई नई स्किल लर्न कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये फर्क होता है अमीर और गरीब के अंदर। ठीक है। जस्ट बिकॉज आपकी माली हालत पहले ऐसी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरे, नहीं। आप सोचें कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पैर अच्छे दिए, आंख दिए, कान दिए, दिमाग दिया है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट क्या है। छोटा मोटा आप कुछ भी कर लें, लेकिन उसको अच्छे तरीके से करेंगे कि अब आप जो सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, ठीक है, अब उनको थोड़ा सक्सेस स्टोरीज को पढ़ के देखें कि लोग कहाँ से शुरू हुए, कहाँ जाके पहुंचे। ये सिर्फ मेहनत होती है, थोड़ा प्लानिंग होती है, अपने आप को फोकस करना होता है। अब आते हैं, आपने जो एंड्रॉयड की बात की, मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब उस तरफ जो इंक्यूबेशन होता है, उसको जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं। तो वहाँ एक बच्ची आई थी, मतलब सवाल जवाब का सेशन चल रहा था, तो एक छोटी बच्ची थी, छोटी मतलब आई थिंक शी इज इन 9th और समथिंग लाइक दैट। तो वो बच्ची बोली कि मैंने ऐप बनाना सीख लिया है, और मैं जो है फ्रेंड के मोबाइल से जो है मैं ऐसा करती हूँ, और ये सब ऑलरेडी उसने ऐप बना लिया था।
ठीक है, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं था। वो चाह रही थी कि भाई किसी तरह से उसको एक मोबाइल दिया जाए ताकि वो अपना काम और आगे बढ़ा सके। तो इमेजिन कीजिए हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है कि भाई उसके पास फोन भी नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड के फोन का इस्तेमाल करते हुए उसने ऐप बना ली। ठीक है, अब वो चाह रही कि उसको आगे बढ़ने के लिए किसी तरह से उसका एक मोबाइल का अरेंजमेंट हो जाए। खैर उसके फिर डिटेल्स दी गई, फिर उसको कांटेक्ट किया गया, उसकी हेल्प हो गई, वो अलग चीज है। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ पत्थर को तराश के आप क्या बना सकते हैं वो सोचिए। पत्थर आपको बहुत से मिलेंगे इधर उधर, लेकिन उन पत्थरों को चुन के तराश के उसमें क्या बनाया जा सकता है वो अगर हम सोचते हैं तो आई थिंक देयर इज नो लिमिट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि सोचना, ज़्यादातर ये होता है कि एक मिसाल मशहूर है, घोड़े का चश्मा। घोड़े का चश्मा है मतलब इस तरह से हम चले जाते हैं कि हम अपनी तरफ से सोचते नहीं है, तो एक सिमत में घोड़ा चला जाता है। तो उसी तरह हमारा अगर हम प्राइमरी एजुकेशन है अपना, 7th 10th हो जाता है, फिर PU 1 2 में आ जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। अगर कहीं मेडिकल अच्छे रैंकिंग है तो मेडिकल मिल गया, या फिर इंजीनियरिंग आ गए, अगर नहीं तो हम फिर BSc BA में ऐसे चले जाएंगे। मतलब जो सोचना है वो नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये बात लाना चाहता हूँ कि जब मैं साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में था, मैं अपने पोस्ट डॉक के लिए, तो जब मेरा PhD अल्हम्दुलिल्लाह PhD हो गया था फार्मेसी में, तो फिर मैं पोस्ट डॉक के लिए साउथ अफ्रीका गया था। तो वहाँ पर एक मास्टर्स होने के बाद, एक PhD होने के बाद, उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए मैं गया। मैं वहाँ पर देखा कि स्कूल और अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं, वहाँ पर एक रिसर्च का भी कीड़ा साथ में है। वो सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, साथ में उनका सोचना, मुशाहिदा, तजुर्बा साथ में चल रहा है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों में भी, जैसा आप बता रहे कि एक मोबाइल है लेकिन सोचने की जो सलाहियत है वो सभी में है। तो इस तरह से हम अगर उनको एनकरेज करते हैं, अगर एक्सप्लोर करते हैं, तो शायद बहुत से साइंसदान भी अपने यहाँ पैदा हो सकते हैं। अच्छा किया आपने ये पॉइंट यहाँ पर इसका इज़हार किया। मुझे याद पड़ता है तकरीबन 2 साल पहले या कुछ ज्यादा हुआ शायद, तो हमने एक साइंस फेयर किया था। ये नॉर्मल साइंस फेयर की तरह नहीं था, इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी हमने डालने की कोशिश की थी। इसमें जो है ये जो रिसर्च बेस्ड साइंस प्रोजेक्ट्स जो है उसको हमने इनवाइट किए थे, उसकी बाकायदा बुकलेट बनी थी, टीचर्स को ट्रेन किए थे कि किस तरह से बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करना है, वो फिर वो कैसे प्रोजेक्ट्स करें, फिर वो सारा एक मैनुअल था उसका। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हमारे स्कूलों में ये स्कूलों ने आगे बढ़ा और उसमें पार्टिसिपेट किए। सरप्राइजिंगली दूसरे स्कूल जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पहला प्राइज भी उनको ही चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो है ना अभी वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करने का, साइंटिफिक वे में सोचने का, क्रिएटिविटी लाने का, इनोवेशन लाने का, ना ही हम बच्चों को उस तरफ प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं या हिम्मत अफजाई करते हैं। और नहीं हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सारे ऐसे हैं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन हो सकता है बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूशन भी होंगे, लेकिन एज ए कम्युनिटी आई एम सेइंग कि थोड़ा हमारे अंदर वो रुझान कम है। इस वजह से जो है बहुत से बच्चे जो है वो अनरिकग्नाइज चले जाते हैं। मैं कहता हूँ अभी भी कि अगर थोड़ा भी हम दूर अंदेशी से काम लें, अपने बच्चों को पहचानें, इनके अंदर बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, थोड़ा उनको ऑर्बिट में लाने की जरूरत होती है, फिर आप देखें कि जो है वो क्या रंग दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, आप जी दरमियान में बता रहे थे कि टीचर्स ट्रेनिंग जी जो बहुत ज़रूरी है। अगर अपने पास अच्छे ट्रेंड टीचर नहीं है, तो ये सोचना और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो जी। इस जमन में कुछ रोशनी डालेंगे आप? सॉरी मैं एक्चुअली चैट बॉक्स में थोड़ा देख रहा था, कोई सवाल था। जी आई जी। विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। उससे पहले कि यहाँ एक सवाल है कि जी अक्सर लड़कियों को जो है ऑफिस वगैरह काम करने के लिए मना किया जाता है घरों में, और वो चाहते हैं कि जो है वो CA करना चाहती हैं, और थोड़ा कम्युनिटी में ऐसा है कि भाई ऑफिस वर्क के लिए जो एनकरेज नहीं करती हैं खास करके लड़कियों को।
यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि खास करके अगर अब सीए का मामला है, ठीक है, बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो घर बैठे भी करते हैं काम, उनकी ऑफिस घर पे होती है। मैं जानता हूँ एक सीए को, उन्होंने घर में ही ऑफिस बना लिया, उनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बाकायदा क्लाइंटल्स मिलते हैं, आपको उसी तरह से मार्केटिंग करने की जरूरत होती है। और अगर आप फर्म में काम करना चाहते हैं, ये कोई बड़ा सीए फर्म है, हाँ, उसके अंडर में काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप ऑफिस में रहेंगे, वरना आप इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है उस फील्ड की, कि भाई आप इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर ऑफिस में ही जाना पड़ रहा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो अपने आप को कैरी करना जो है वो भी एक आर्ट होता है, हुनर होता है, एंड वन हैज टू लर्न दैट, कि भाई शुरू से आप अपना रेपुटेशन कैसा बनाते हैं, अपना ड्रेसिंग कैसा होता है, आपने आपका बात करने का अंदाज कैसा होता है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि लोग आपको पहचानते हैं कि भाई हाँ, कि भाई आप ये इस तरह के हैं, आपको रेस्पेक्ट देना है, आप डिग्निफाइड हैं, इस तरह। तो आप अपने आप की जो इमेज प्रोजेक्ट करते हैं उस पर भी काफी मुनासिर करता है कि आपका ऑफिस वर्क कैसा रहेगा। जहां तक मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन का मामला है, अगर वो विद इन लिमिट्स हो रहा है, यानी डिग्निफाइड वे में हो रहा है, ओपन प्लेस है, आप डे टाइम में जाके आ रही हैं, कोई मसला नहीं है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी जो है ऑफिस वर्किंग जो माहौल है वो अगर सूटेबल नहीं है, तो आप उसके अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं। लेकिन इस तरह की जाने से पहले थोड़ा आप अपना जो एरिया होता है, अपना जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ आप अंदाजा लगाएं। और फिर साथ में ये भी देखें कि खास करके लड़कियां जो जब आप शादी के लिए जाएंगे आगे, तो हो सकता है आप इतनी मुश्किल से आप सीए कर लिए, शोहर ने कहा कि नहीं आपको जॉब नहीं करना है, ठीक है, तो फिर आपने जो कुछ भी अपना जिंदगी का कीमती वक्त लगाया उसके पीछे, फिर वो धरा का धरा रह जाता है। और फिर उसमें आपको परेशानी, फिर अज़वाजी प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो लड़कियों को खास करके जब फील्ड सिलेक्ट करना हो तो थोड़ा ऐसा फील्ड सिलेक्ट करें कि भाई आपको एज ए फैमिली मेंबर या मतलब वाइफ जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आप अगर माँ बनती हैं तो फिर बच्चों को देखने में कोई आपको मुश्किलात ना हो, क्योंकि आपका प्राइमरी रोल जो है एज ए मदर होता है, तो उसको भी ज़हन में रखनी चाहिए। तो जस्ट बिकॉज आपको काम करना है, ऐसे नहीं कि कोई रैंडमली कोई आप फील्ड सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। थोड़ा आप देख के समझ के पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके डिसाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में आप खुश रहेंगे। जी जमील साहब, मैं सॉरी आपका सवाल भूल गया, जी सॉरी जी मैं जी भूल गया। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, जी तो यहाँ पर कि एक अच्छा ट्रेंड टीचर होना एक जी बच्चों के लिए एक अच्छा एक क्या बोलते हैं आप, एक मार्गदर्शन हो सकता है। तो जी इसमें खुद टीचर अपने आप को ट्रेन कैसे करें, या फिर स्कूल मैनेजमेंट है या फिर कॉलेज मैनेजमेंट है, तो इनका जी रोल कैसा रहेगा इस पर? जी एक तो होता है कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, यानी जैसा अभी बीएड है, ठीक है, पहले टीसीएच भी शायद हुआ करता था, तो इस तरह की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें जो भी सिलेबस कवर होता है उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए, उसमें कवर की जाती है। इवन साइकोलॉजी भी थोड़ा एक हद तक उसमें कवर होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि बीएड होने के बाद भी जो है हमारे अंदर ना वो बच्चों को डील करने का एक्सपीरियंस होता है, ना ही जो वक्त के साथ जो चीजें आती जाती हैं अपडेट होने का, वो हमारे अंदर नहीं आता है। हम समझते हैं कि अगर हम बीएड कर लिए हैं तो बस हम बहुत बहुत कुछ सीख लिए, नहीं। हम जब चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग में हिस्सा लेते रहें, तो हमारा भी रोल बनता है कि हम भी ऑनगोइंग लर्निंग करते रहें। जब तक आप टीचेबल नहीं हैं तो आप दूसरों को टीच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो टीचेबल इंडेक्स होता है किसी पर्सन का, कि भाई आपको कोई कुछ सिखाना है, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो अब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे, अपने आप नहीं कर पाएंगे, टीचर नहीं बन। अब बात आती है कि ठीक है साहब, हमने बेसिक कोर्स तो कर लिया, जैसा फॉर एग्जाम्पल बीएड वगैरह, अब ऑन जॉब जो है हम अपने आप को कैसे अपडेट करते रहें, कैसे सीखते रहें। इसमें एक तो होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट, कि भाई आपके अंदर शौक है,
आप चाहते हैं कि अपने आप को अपडेट रखें, आप चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही हैं, उससे अपने आप को अपडेट करते रहें, वो एक अपने अंदर शौक है। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि मैनेजमेंट आपको इसमें कितना हेल्प कर रही है। मिसाल के तौर पर आप जो है कुछ फला फला सिंपोजियम अटेंड करना चाह रहे हैं, फला फला कोर्स अटेंड करना चाह रहे हैं, या कोई वेबिनार अटेंड करना चाह रहे हैं, ये अगर आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहे हैं और मैनेजमेंट को लगता है कि भाई आप अपनी जो ड्यूटीज होती हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उसमें कोई आप कमी बेशी नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दे शुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, कि भाई वो अपने तौर से आपको लेट्स से हफ्ते में थोड़ा एक हाफ डे कुछ एकेडमिक एक्टिविटी के लिए रख देंगे, ताकि आप अपने आप की स्किल्स को अपग्रेड करें। या फिर वो आपको कुछ अरेंज करके देंगे कि फलां फलां वेबिनार अटेंड करें, फलां फलां कोर्स अटेंड करें। तो ऑन जॉब आपकी जो ये ट्रेनिंग होती रहती है, इसमें जो है मैनेजमेंट का काफी रोल रहता है। वो भी आपको स्टिमुलेट करते रहें और आपके अंदर वो इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो वन साइडेड जो है वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं और आप जो है वो अटेंड करने के बजाय घर जाके कुछ और कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन जो है कुछ किसी और एक्टिविटी में, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में टाइम वेस्ट करें, तो नुकसान तो आपका है उसके। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी मैनेजमेंट मिलती है जो आपको अपग्रेड करने में मदद कर रही है, तो यू आर मोर देन लकी। लेकिन अब उसको, उस अपॉर्चुनिटी को आप इस्तेमाल करना जो है वो आपके इसमें है कि भाई आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक इंटरेस्ट है, दूसरा मैनेजमेंट का सपोर्ट है, और तीसरा जो है कंडूसिव माहौल जो होता है कि भाई मिसाल के तौर पर एक स्कूल है, उसमें 10 टीचर्स हैं, अगर 8-9 टीचर्स जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो बेचारी एक जो बची रहती है वो भी थोड़ा डिमोरल हो जाती है कि भाई उसका भी इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगता है। तो माहौल ऐसा होना क्रिएट करना चाहिए कि भाई एक दूसरे से लर्न करते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, और अपने आप को एडवांस जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अतराफ में, वहां पे नजर रहे, ताकि हम अपने आप को उस हिसाब से लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने मोहल्ले के स्कूलों को देखते रहें और समझेंगे हाँ हम बहुत कुछ जानते हैं। नहीं, आप थोड़ा अपने मोहल्ले के बाहर देखें, अपने शहर के बाहर देखें, अपने स्टेट के बाहर देखें, अपने मुल्क से बाहर देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। जी डॉक्टर साहब, नाज़रीन से गुजारिश है, अगर किसी को अपना सवाल पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और डॉक्टर साहब से एक सवाल सवाल कीजिए। है यहाँ पर, एक सवाल है जमील साहब, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स विदाउट नीट? ठीक है ना, जहाँ तक नीट का सवाल है, ओबियसली मेडिकल जाने वाले बच्चे जो है वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। आप के सीट है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग वगैरह के बच्चे जो है उसमें रहते हैं। लेकिन आप ये नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आप इसका मतलब है कि आप मेडिकल में नहीं जाना चाहें, कुछ और है। तो उसके लिए आप जो है आप अपना इंटरेस्ट देखिए और साइकोमेट्रिक टेस्ट लें, आपकी एप्टीट्यूड पता चलेगी, आपका स्किल्स का पता चलेगा, थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड, मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट जो उनको कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं, उनका रुझान क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीजें मिल मिला के जो है एक आपका प्रोफाइल बनता है। तो उस हिसाब से जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पर आप व्हाट्सएप में सर्कुलेट होता है आफ्टर 12th 10th क्या है, एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये सिर्फ व्हाट इज अवेलेबल की बात हो रही है। आप किस चीज में सूटेबल हैं, आप किस चीज में फिट हैं, वो उसमें बताता नहीं। सही है। और डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि पहले एक बात होती है कि अगर आपको, हदीस मुबारक है कि अगर आपको तालीम हासिल करना है, तालीम, तो अगर चीन भी जाना पड़े तो आपको जाना है। तो पहला तो एक दूर दराज का एक फासला होता था एक तालीम हासिल करने के लिए। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में और इस पैंडमिक में जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो क्यों माँ बाप तालीम और हायर एजुकेशन से इनकार कर रहे हैं या फिर उसके तरफ मोटिवेट नहीं हो रहे हैं? ये क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो ये है कि खुद पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल जो है वो कहाँ तक है वो भी देखना होता है। मिसाल के तौर पर कोई पेरेंट्स ज्यादा नहीं पढ़ पाए, वो कुछ छोटे मोटे जॉब कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बड़े होकर उसी लाइन में लग जाएं। ठीक है, ये उनकी सोच होती है, वी कैन नॉट ब्लेम देम, ये मतलब उनका अपना लेवल है। दूसरा ये है कि पैंडेमिक आने की वजह से काफी लोगों को इकोनॉमिक मार पड़ी है, तो ओबियसली पीपल आर लुकिंग फॉर अर्ली रिजम्पशन ऑफ जॉब्स। कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम लग जाएगा तो कुछ कमा लेगा तो माली हालत ठीक हो जाएगी, ये भी हो सकता है।
तीसरा ये है कि हमने अपना घर, अपना माहौल, अपने मोहल्ले के अतराफ नजर ही नहीं दौड़ाई। हमने देखा ही नहीं कि भाई दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ हम अपने अपने में ही मस्त रहते हैं, सिर्फ हम अपने शादी अटेंड करते हैं, सिर्फ यही बातें होती हैं कि फलां की शादी में क्या पका था, फलां ने क्या किया, या फिर फलां लड़की किसके साथ क्या कर रही। हमारा डिस्कशन यही होता है। इससे हटकर और क्या होता है, भाई व्हाट्सएप में अब भाई सियासत हो रही है, भाई फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना वक्त कहाँ गुजार रहे हैं, ये हमें न होश है, न हम इस बारे में सोचते हैं। हमें पता नहीं कि हमारे बच्चे कल जाके किस खाए में गिरने वाले हैं। हमें पता नहीं कि हम आज तक तो जी लिए, कल हम रहें ना रहें, बच्चों की जिंदगी है, उनको सुपरवाइज करने वाला कौन रहेगा, वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो कैसे कर पाएंगे कुछ। हमारा, मैं तो आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर, हाँ आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा किया, आप किस जिम्मेदारी के साथ एज ए कौम पैदा किए गए हैं, आप जो है अपनी माशी हालत ठीक करके सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, मुल्क मिल्लत के लिए क्या। मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, ये आगे की बातें। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप अपना भला सोचें। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि भाई आपके अपने बच्चे बेसिक एजुकेशन करें, बेसिक उनकी अच्छी तरबियत हो, एक अच्छे इंसान बने, ताकि वो कुछ एक जिंदगी में कुछ एक माशी जो है उसका बंदोबस्त कर सकें। ये बेसिक चीज की बात हो रही है, हम आगे की तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक भी अगर हम सोचने से कासिर हैं, तो फिर आप इमेजिन करें कि हमारा मुस्तकबिल क्या होने वाला है। ठीक है, दूसरों को ब्लेम करके फायदा नहीं है। फलां ने क्या किया, फलां ने वो स्टेटमेंट दिया, फलां ने जो है उसके कार्टून बना के आप व्हाट्सएप में शेयर करें, उनका बाल बेकार नहीं होने वाला है, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, सिर्फ आपका वक्त जाया हो रहा है। ठीक है, आपको अगर आपने इंटरनेट, आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में इंटरनेट है, डेटा रिचार्ज है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, आपको फ्री डेटा मिल रहा है, फ्री मिनट्स मिल रहा है, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, अब दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर हमारी हालत ऐसी हो गई कि भाई अगर हम किसी के लिए कोई एक पैसे के फायदा मंद नहीं है, तो डेफिनेटली हमें लात मार के भगाया जाएगा। जिस दिन आपको लगे, लोगों को लगेगा कि भाई आप फायदा मंद हैं इस दुनिया के लिए, डेफिनेटली आप लोग सलाम करेंगे आपको। मैं एक मिसाल यहाँ देना चाहता हूँ। एक कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी। ठीक है, उनके अंदर बर्थ रेट इतना कम है कि उनकी पॉपुलेशन जो है कम होती जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, उनको बच्चे पैदा होने पर इंसेंटिव होती है। ठीक है, उनको, और वो ऐसा भी नहीं कि वो भी जो है सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं, वो इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी कम्युनिटी से कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जहन ज्यादा से ज्यादा पैदा हों, वो चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो इसके अंदर। ठीक है, तो वो उसी वक्त होता है जब उनको लगे कि भाई हाँ आप फायदेमंद हैं इस मुल्क के लिए। तो जब तक हम वो अपने अंदर वो काबिलियत नहीं लाते कि भाई हाँ हम अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की हमारे अंदर काबिलियत है और हम जो है यूजफुल आदमी हैं, जब तक ये हमें साबित नहीं करते, लोग हमें सलाम नहीं करेंगे और हमको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर हमें समझ में आ रही है तो मेरे ख्याल में थोड़ा तो शऊर बेदार होना चाहिए कि भाई हम हाथ पैर मारें, लोगों के पास जाएं, मदद पूछे। मदद ऐसा नहीं कि पैसे, मदद का मतलब है कि गाइडेंस, रहनुमाई। ठीक है, फिर अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। कारीन, नाज़रीन, अगर आप कोई सवाल उभरता है तो हैंड रेज कीजिए, वक्त होता चला जा रहा है। एक एक सवाल है चैट बॉक्स में, अगर आप परमिट करें मैं देखूंगा। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये है कि अगर नीट में एक साल रिपीट के लिए शायद, तो वेस्ट, मतलब रिपीट कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन, तो लोग समझते हैं कि एक साल वेस्ट हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि भाई क्यों खामखा टाइम वेस्ट करें रिपीट के लिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है थोड़ा टफ से टफर होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी एक नीट एग्जाम में उतना स्कोरिंग नहीं आएगा, रैंकिंग उतना नहीं आएगा कि आपको सीट मिले, या मिले भी तो अपने चॉइस के प्लेस में ना मिले। लेकिन आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आपसे जो है एक चूक हुई है। चूक इन द सेंस कि भाई या तो आपने प्रिपरेशन के लिए सही मटेरियल नहीं लिया हुआ, या फिर आपने सही वक्त नहीं लगाया,
या फिर आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थे, कि जैसा मिसाल के तौर पर मोबाइल है, इंटरनेट है, इस तरह की चीजें, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थी, या फिर आप सही फ्रेंड सर्कल में नहीं थी कि भाई सारे बच्चे पर, अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई हाँ ये चीज की वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ या पाई हूँ, और मैं 1 साल बैठ के रिपीट करती हूँ, तो हो सकता है कि इसके अंदर मेरे पास होने के या सीट लेने के चांसेस ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली इट इज रिकमेंडेड। क्योंकि आप वो छोड़ के अगर आप कहीं और जाते हैं, यानी इन द सेंस कि भाई आपके अंदर पूरा पोटेंशियल था, लेकिन एक थोड़ा लोगों ने डरा दिया कि भाई आप 1 साल वेस्ट कर रहे हैं, तो जो लेट्स से पेमेंट की सीट है, ठीक है, आजकल जो है 5 लाख से लेके 25 लाख तक पर ईयर भी देना पड़ता है आपको, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उतना पैसा बचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपको आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है और रिपीट करने से आपके इम्कान ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली वन शुड गो फॉर इट बिकॉज यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। जी जमील साहब। डॉक्टर साहब और कोई सवाल नहीं है तो वक्त भी होता चला है, अगर इजाज़त दें तो हम इसे इख्तिताम तक पहुँचाएं इस प्रोग्राम को। ठीक इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाजरीन, चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि सेशन के इख्तिताम पर फीडबैक फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें। सेशन का इख्तिताम चूंकि हो रहा है और हमने बहुत सारी मुफीद बातें डॉक्टर साहब से सुनी, तो वक्त है कि इस सेशन को एक अच्छे नोट पर इख्तिताम तक लाया जाए। सबसे पहले मैं HCT की जानिब से डॉक्टर शफीक अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपनी जानिब से भी और तमाम नाज़रीन की जानिब से भी, क्योंकि अपने इंतहाई बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए और नौजवान नस्ल के लिए और उनकी बेहतरी के लिए वक्त निकाला। हमारी दुआ है डॉक्टर साहब कि अल्लाह आपको इस के लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। डॉक्टर जमील अहमद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने तलबा के ज़िम्मन में सोचा और इस करियर गाइडेंस सीरीज का आगाज़ किया और ऑर्गेनाइज किया। अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब आपकी तमाम अस्बाब व ज़राइयों से मदद फरमाए और इस कार्य खैर को कामयाब करे, आमीन। आखिर में नाजरीन, इस सेशन में शिरकत फरमा तमाम तलबा, वालिदैन और असातिज़ा का भी HECT की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि आने वाले दिनों में हमदर्द एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुख्तलिफ शोबों और डिसिप्लिन पर करियर गाइडेंस के सेशन मुनक़द किए जा रहे हैं, जिसमें तलबा को एक सेशन में एक कंप्लीट फील्ड या डिसिप्लिन के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फराहम करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, एजुकेशन है वगैरह। आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप भी इन सेशन से जुड़ें और अपने अतराफ जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, आपके जो 10th और PUC के आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, सभी को इसमें शिरकत करने की दावत दें और खुद भी शिरकत करें और इन सेशन से फ़ायदा उठाएं। सो विथ योर ड्यू परमिशन चेयरमैन साहब एंड डॉक्टर साहब, शैल आई क्लोज द मीटिंग? यस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, मैं अर्शिया खातून इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपसे विदा लेती हूँ, इस मैसेज के साथ कि तालीम और हुनर को खुद के लिए लाजिम और फर्ज करार दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।